नमस्कार, मैं अजय कुमार। बिहार से आया जनादेश अपने आप में निराला नहीं, बल्कि उसी बड़ी कहानी का अहम हिस्सा है जिसमें नरेंद्र मोदी और भाजपा के अहंकार को इस देश की जनता ने तोड़ दिया है। आप कहेंगे कि मैं यह क्या बात कर रहा हूं। इंडिया गठबंधन को बिहार में 40 में से केवल 9 सीटें मिली हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी यादव की पार्टी को केवल 4 सीटें मिली हैं। तेजस्वी यादव बिहार में इंडिया ब्लॉक के लिए वह नहीं कर पाए जो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कर दिखाया। यह सारी बातें एक लिहाज से ठीक हैं, मगर एक बार बिहार से मिले जनादेश को इस तरीके से सोचकर देखिए। लोकसभा साल 2019 यानी पिछले लोकसभा के चुनाव में एनडीए को 40 में से 39 सीटें मिली थी। इस 39 सीट में से भाजपा को 17 सीट मिली थी। नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड को 16 सीट मिली थी। नीतीश कुमार की पार्टी को 16 सीट मिलने के बावजूद भी साल 2019 में बनी मोदी सरकार में नीतीश कुमार के सांसदों की कोई अहमियत नहीं थी, कोई पूछ नहीं थी। नरेंद्र मोदी के नाम पर मिला भाजपा का बहुमत इतना बड़ा था कि पूरी एनडीए सिमटकर भाजपा सरकार तो बहुत दूर की बात है, मोदी सरकार में तब्दील हो गई थी। पिछले 10 साल से भारत में नरेंद्र मोदी का अहंकार राज कर रहा था, मगर साल 2024 के लोकसभा के बिहार के चुनावी नतीजे में नीतीश कुमार की पार्टी को साल 2019 के मुकाबले 4 सीटें कम मिली हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को 12 सीट मिली है, मगर नरेंद्र मोदी को बहुमत नहीं मिला है। नरेंद्र मोदी का अहंकार टूट गया है। मतलब नीतीश कुमार की पार्टी को 12 सीट केवल 12 सीट नहीं है, बल्कि वह 12 सीट है जिनका होना नरेंद्र मोदी की सरकार के होने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर गौर करने लायक बात यह है कि नीतीश कुमार की चाहे जितनी भी आलोचना की जाए, नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स और नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग खड़ी पॉलिटिक्स है। नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान नफरत का चेहरा है, तो नीतीश कुमार अपने कई कमियों के बावजूद भी भारत में सामाजिक न्याय का चेहरा है। नरेंद्र मोदी के साथ हिंदुत्व की जो सांप्रदायिकता जुड़ती है, उसी सांप्रदायिकता का विरोध नीतीश कुमार के साथ जुड़ता है। आपने खबरें भी पढ़ी होंगी कि अभी संसद चली भी नहीं, मगर नीतीश कुमार की पार्टी एक तरफ से कह रही है कि अग्निवीर योजना पर फिर से सोचा जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सभी पक्षों से बात की जाए, उसके बाद बातचीत करने के बाद ही आगे बढ़ा जाए। इसलिए बिहार में जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी में अध्यापन का काम करने वाले समाज और सांस्कृतिक विश्लेषक चंदन श्रीवास्तव बताते हैं कि बिहार से आया जनादेश अपने आप में निराला नहीं, बल्कि उसी बड़ी कहानी का एक अहम हिस्सा है जिसमें एक देश एक नेता के कथानक को नकार दिया गया है। एक देश एक नेता का कथानक इतना ज़्यादा मजबूत हो गया था कि पिछले 10 साल में लोग बाग यह सोचने से भी कतराते थे कि भारत में शासन एक संघीय ढांचे का नाम है। 10 सालों में सीन कुछ ऐसा बन गया था कि शासन किसी एक केंद्र में नहीं, बल्कि सिर्फ एक नेता के मन की बात बनकर रह गई थी। बिहार से आए जनादेश से अब कोर्स करेक्शन संभव होगा, क्योंकि नीतीश कुमार किंग मेकर बनकर उभरे हैं। वे मोदी के दैवीय और इस नाते किसी भी किस्म की परीक्षा से परे होने के अहंकार तथा बीजेपी के विचारधारात्मक कोर एजेंडे पर लगाम लगाने का काम करेंगे। बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगना, शिक्षा के भगवाकरण पर अंकुश लगाना, यह सुनिश्चित करना कि समान नागरिक संहिता पर केंद्र सरकार सभी प्रदेशों की राय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेगी, नीतीश कुमार के सरकार में शामिल होने से संभव होता हुआ दिखता है। दूसरी बात यह है कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से तेजस्वी यादव का एक प्रमुख छत्रप के रूप में उभरना। भले ही आरजेडी को 4 सीटें मिली हों, लेकिन 2019 के मुकाबले वोट शेयर लगभग 7% बढ़ा है। वोट शेयर के लिहाज से आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तेजस्वी यादव की पार्टी को कुल 22% वोट मिले हैं। इस लोकसभा चुनाव में इतना वोट किसी भी दूसरी पार्टी को नहीं मिला है। इसका एक मतलब यह हुआ कि राजद अपने नए अवतार में सिर्फ मुस्लिम यादव की नहीं, बल्कि एक सतरंगे जनाधार वाली पार्टी बनकर के खुद को साबित करने की दिशा में कामयाब होती हुई दिख रही है। यह बिहार की स्थानीय राजनीति के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत है। जैसे यूपी में बीएसपी का जोर घटने के साथ दलित मतदाता का एक हिस्सा समाजवादी पार्टी को अपने उम्मीदों के लिए संबल बना रहा है, उसी तरह से 5 साल की अवधि के भीतर बिहार में भी होगा। नीतीश कुमार अब रिटायरमेंट से एन पहले की पारी खेल रहे हैं। उनके रिटायरमेंट को अवश्यंभावी मान ईबीसी मतदाता, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास मतदाता जनता दल यूनाइटेड की जगह उम्मीदों का संबल तेजस्वी को बनाएगा। इस तरह से देखें तो बिहार में सामाजिक न्याय, सेकुलर धरातल पर समावेशी विकास और संघवाद की राजनीति के दिन बहुरने के राजनीति का आकाश खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो बिहार का हिसाब किताब कुछ इस तरीके का बनता है। बिहार में एनडीए को 40 में से 30 सीटें मिली हैं।
वोटों का प्रतिशत तकरीबन 47% है। भाजपा को पिछली बार 17 सीटें मिली थीं, अब की बार 12 सीटें मिली हैं, मतलब भाजपा ने 5 सीटें गंवा दी हैं। भाजपा के वोट प्रतिशत में भी 3.5% की कमी आई है। जनता दल यूनाइटेड के वोट प्रतिशत में करीब 3.75% की कमी आई है। राष्ट्रीय जनता दल को पिछले बार 15% वोट मिले थे, अब की बार 22% वोट मिले हैं, मतलब राष्ट्रीय जनता दल के वोट में तकरीबन 7% का इजाफा हुआ है। इंडिया गठबंधन को 9 सीटें मिली हैं, वोट का प्रतिशत तकरीबन 39% बनता है। 1 सीट अन्य के खाते में गई है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। इंडिया गठबंधन के घटक दल में राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 3 सीटें मिली हैं, सीपीआई-एम को 2 सीटें मिली हैं। जमीन को भांपने वाले पत्रकार बताते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर के हर एक जाति में किसी ना किसी तरह की नाराजगी दिखाई देती है। यह नाराजगी पिछले बार से उनके वोट शेयर में कमी और सीट की कमी में भी दिखाई देती है। जो वोट शेयर की कमी भाजपा और जनता दल यूनाइटेड में हुई है, वह वोट जाकर के तेजस्वी यादव की पार्टी से जुड़ जाता है। नीतीश कुमार के साथ केवल 18 महीना सरकार चला करके तेजस्वी यादव ने सरकारी नौकरियां देने और प्रशासनिक कामकाज करने के मामले में जिस तरह की क्रेडिट हासिल की है, साख हासिल की है, वह लोगों के बीच तेजस्वी की लोकप्रियता को बढ़ा रही है। मतलब साल 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव की गाड़ी एक अच्छी सड़क पर चल रही है। कांग्रेस के वोट शेयर में भी पिछले बार के मुकाबले 1% का इजाफा हुआ है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ चल रही नाराजगी को नरेंद्र मोदी की छवि का साथ मिला तो बिहार में पिछले बार के मुकाबले कम सीट लेने के बावजूद भी एक ठीक ठाक प्रदर्शन किया गया है। मगर फिर भी चूंकि नीतीश कुमार की पार्टी को 12 सीट मिली हैं, तो इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी जीत में केवल नरेंद्र मोदी की भूमिका है। नीतीश कुमार का साइलेंट वोटर, खास करके अति पिछड़ा वर्ग और औरत, दोनों के बीच अभी भी उनका साथ बना हुआ है। नीतीश कुमार के 12 सांसदों में से 7 1 लाख से ज्यादा के अंतर से जीते हैं। मतलब बिहार में एनडीए का जो भी प्रदर्शन रहा है, उसके पीछे करोड़ों रुपए मीडिया में फूंक करके जो नरेंद्र मोदी की छवि बनाई गई है और नरेंद्र मोदी की छवि के साथ नीतीश कुमार के साइलेंट वोटर, दोनों की भूमिका है। अगर यही नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ होते तो भाजपा की स्थिति बिहार में बहुत ज्यादा बेकार होती। मगर तेजस्वी यादव ने चुनाव में दिखाया है कि केवल यादव और मुस्लिम की पार्टी नहीं बन सकती है। उन्होंने मुकेश सहनी से गठबंधन किया। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी भले ही 3 सीटों पर चुनाव लड़ी हो और 3 सीट हार गई हो, मगर उसके बावजूद भी मुकेश सहनी का तेजस्वी यादव के साथ आने का असर दिखता है। मुकेश सहनी हर जो सभाएं हो रही थी उसमें तेजस्वी यादव के साथ चल रहे थे। मुकेश सहनी के साथ आने पर तेजस्वी यादव की पार्टी में नुनिया, केवट, मल्लाह जैसी जातियां जुड़ी हैं। कई सीटों पर यह देखने को मिला है। मुकेश सहनी की मौजूदगी से कई राष्ट्रीय जनता दल की जो सीटें हैं वहां पर दूसरी जातियां आई हैं। तेजस्वी यादव ने कई सीटों पर गैर यादव उम्मीदवार उतारा था। पिछली बार यानी साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राजद को एक भी सीट नहीं मिली थी, मगर इस बार उन्हें 4 सीटें मिली हैं। इससे ज्यादा सीटें भी मिल सकती थीं। बिहार में अभी हाल ही में जाति जनगणना हुई है, जिससे यह निकल कर आया है कि बिहार के अंदर बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास दोनों को मिलाकर के तकरीबन 63% आबादी रहती है। जाति के समीकरण को ध्यान में रखकर तकरीबन सभी पार्टियों ने हर लोकसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार को खड़ा किया था। अगर इस फलक पर देखा जाए तो द हिंदू का विश्लेषण बताता है कि बिहार के 40 लोकसभा प्रतिनिधियों में से 20 लोकसभा प्रतिनिधि ओबीसी और ईबीसी से आते हैं। ओबीसी से तकरीबन 13 सांसद संसद में पहुंचे हैं। इनमें से 7 यादव जाति से आते हैं, जिस जाति की बिहार में सबसे ज़्यादा आबादी है। 6 सांसद दलित समुदाय से संसद में पहुंच रहे हैं। इन सब ने वहीं पर अपना चुनाव जीता है जो सीट रिजर्व कैटेगरी के अंदर रखी गई थी। ऊंची जातियों की तकरीबन 12 सांसद बिहार में संसद में पहुंच रहे हैं। इनमें से 6 राजपूत जाति से आते हैं और 3 भूमियार जाति से आते हैं और 2 सांसद मुस्लिम समुदाय से संसद में पहुंच रहे हैं। पिछले 25 साल में बिहार में वाम दलों की तरफ से एक भी सांसद संसद नहीं पहुंच रहा था। अब की बार यह सूखा भी खत्म हो गया है। 25 साल बाद 2 सांसद लेफ्ट की तरफ से संसद में जा रहे हैं। कुल 5 सीटों पर लेफ्ट पार्टी ने चुनाव लड़ा था और 5 सीटों में से 2 सीटों पर लेफ्ट पार्टी ने चुनाव जीत लिया है। बाकी और भी सीटों पर लेफ्ट पार्टियों ने बहुत ही कड़ी टक्कर दी है। बिहार की राजनीति पर अच्छी खासी पकड़ रखने वाले विष्णु नारायण बताते हैं कि बिहार से जो रिजल्ट आया है वह अप्रत्याशित रिजल्ट नहीं है। जमीन पर जो चल रहा है वही बिहार के रिजल्ट में भी दिख रहा है। भले ही राष्ट्रीय जनता दल को 4 ही सीटें क्यों ना मिली हुई हों, मगर बिहार की ज़मीन
में जो हवा बह रही है वह राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में ही बह रही है। एनडीए के गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, हम जैसी पार्टियां शामिल हैं। इन सब के मिल जाने से जो जातिगत पैटर्न बनता है वह बिहार के जातिगत पैटर्न के हिसाब से बहुत ही ठीक ठाक पैटर्न बनता है। मतलब उनकी भी रणनीति ठीक ठाक थी। उनके साथ नरेंद्र मोदी के केंद्र के स्तर की छवि भी जुड़ जाती है। जहां तक तेजस्वी की राष्ट्रीय जनता दल की बात की जाए तो अगर वह अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हुए विद्रोहियों को ही संभाल लेते तो उनकी सीट ज़्यादा हो सकती थी। जैसे पूर्णिया में पप्पू यादव की सीट, सिवान और छपरा में भी देखा जा सकता है कि वहां पर भी विद्रोहियों की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। इस तरह कई और उदाहरण भी मौजूद हैं। इंडिया गठबंधन से निकलता जातिगत समीकरण भी ठीक ठाक था। कांग्रेस ने कुल 3 सीटें जीती हैं। इन 3 में से 2 मुस्लिम बहुल इलाके किशनगंज और कटिहार की सीट है। कांग्रेस ने तीसरी सीट सासाराम की जीती है। यह शाहाबाद का इलाका है। इस इलाके में इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। पत्रकार विष्णु नारायण बताते हैं कि आरा और कारकट की सीट से लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार जीत करके संसद में पहुंचे हैं। इन दोनों जगहों पर जो लेफ्ट की ऐतिहासिक संघर्ष की कार्यप्रणाली रही है वह बहुत मजबूत रही है। यह इलाका जातिगत संघर्ष का इलाका रहा है। रणवीर सेना को याद कीजिए, इस तरह का इलाका रहा है। यहाँ पे रेसिस्टेंस की कहानियाँ रही हैं। यहाँ पर पहले नक्सलवाद की भी थोड़े बहुत संघर्ष रहे हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट का धड़ा हमेशा मजबूत रहा है। जब ये चुनाव नहीं जीतते थे तब भी इनके उम्मीदवार 1 लाख 1.5 लाख वोट ले लेते थे। अब जाकर के जब गठबंधन हुआ है तो इनकी सीटें निकल रही हैं, विधायक भी बन रहे हैं और संसद में भी पहुंच रहे हैं। जो आरा की सीट है जहां से सुदामा सिंह जी जीते हैं, और सुदामा सिंह ने किसको हराया है तो वहां पर उन्होंने हराया है भाजपा के जो मंत्री रह चुके हैं आर.के. सिंह, उनको हराया है। आर.के. सिंह को लेकर के बात यह थी कि वहां के कार्यकर्ता, जो आर.के. सिंह के कार्यकर्ता थे, आर.के. सिंह से ही नाराज थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति उनसे बहुत ज़्यादा कटा हुआ है, उनकी मदद नहीं करता है, प्रशासनिक मिजाज का व्यक्ति है। जो कार्यकर्ताओं को मिला जुला करके आगे बढ़ने की प्रणाली है वही नहीं चल पा रही थी। तो कार्यकर्ता ही उनसे कटे हुए थे। और उसके बाद से एक मजबूत उभार जो लेफ्ट का वहाँ पर है, लेफ्ट का जो मजबूत संघर्ष दिखता है, उसने वहाँ पर काम किया और सुदामा सिंह जीते। अब अगर आप कारकट में आ जाते हैं तो वहाँ पर राजा राम सिंह जीते हैं, वह भी लेफ्ट के उम्मीदवार हैं। उन्होंने बिहार के कद्दावर नेता उपेंद्र कुशवाहा को हराया है। वह जो इलाका है कारकट का, उसके बारे में विष्णु नारायण बताते हैं कि उस इलाके में बहुत समय से यह बात मांग की जा रही थी कि कोई राजपूत प्रतिनिधि बनकर जाए, मगर वहाँ पर हमेशा लड़ाई कुशवाहा बनाम कुशवाहा की हो जा रही थी। इस बार भी कुशवाहा बनाम कुशवाहा की ही लड़ाई थी, मगर वहाँ से किसी एक कलाकार पवन सिंह को उतार दिया गया और उनको उनकी जाति की वजह से राजपूतों ने भी वोट दिया। तो कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि दरअसल पवन सिंह को इसलिए उतारा गया कि उनको वहां से हटा दिया जाए। चंदन श्रीवास्तव बताते हैं कि वामपंथ के अलग अलग धड़ों से जनप्रतिनिधियों का संसद में पहुंचना संख्या की दृष्टि से चाहे उतना महत्वपूर्ण न लगे जितना कि जदयू या टीडीपी के मामले में लग रहा है, लेकिन मौजूदगी के लिहाज से यह बहुत मानीखेज है। दरअसल यह देश एक बड़े आंदोलन की देन है और उस आंदोलन की आत्मा इस एक बात में बसती है कि दुर्बल को न सताइए, क्योंकि कंगाल ही इस युग का कल की अवतार है। गांधी जी ने इस एक बात के मूर्तिमान रूप में थे और आज की तारीख में दुर्बल को न सताने की बात अगर कोई सबसे ऑथेंटिक आवाज़ में उठा सकता है और उठाता है तो वह सिर्फ लेफ्ट पार्टियां हैं। और लेफ्ट पार्टियों के प्रतिनिधियों का संसद में पहुंचना दरअसल भारत की आत्मा का संसद में पहुंचना है। शुक्रिया।